हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं जो कि सीएसआईआर नेट में और गेट में यूजुअली आते हैं। वो दो ही एंजाइम हैं जो कि जिंक के एंजाइम हैं। वो दो एंजाइम कौन से हैं? एक है आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम जो है ये एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, और कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में पाया जाता है। सबसे पहले जब इसको एक्सट्रैक्ट किया गया तो शीप की पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसीलिए इसको हम लोग पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। दैट इज ये पैनक्रियाज पाया जाता है और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक है। जिसका शेप कैसा होता है? एग शेप होता है। इसका शेप एग शेप है और इसकी जो सराउंडिंग में जो प्रोटीन चेन होती है उसमें 307 अमीनो एसिड्स होते हैं। दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 307 अमीनो एसिड रेसिड्यू, ओके। एंड द एक्टिव साइट इन द एंजाइम कंटेन द जिंक आयन इन +2 स्टेट। तो एक्टिव साइट्स आपको पता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? एक्टिव साइट्स वो जगह होती है एंजाइम्स की जहां पे सबस्ट्रेट यूनिट जो होती है वो बाइंड करती है। दैट इज वो रिएक्टिव साइट होती है एंजाइम की। तो उस एक्टिव साइट्स में जिंक +2 स्टेट में होता है और उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो अगर हम इस एंजाइम का शेप ड्रॉ करें तो कैसा शेप होगा इसका? कि जिंक होगा जो कि +2 स्टेट में होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दो नाइट्रोजन एटम से कोऑर्डिनेट होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड के 2 नाइट्रोजन एटम के साथ ये कोऑर्डिनेटेड होता है। देखिए हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड होगी जिसके 2 नाइट्रोजन एटम के साथ ये कोऑर्डिनेटेड होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एक अमीनो एसिड्स होती है ग्लूटामिक एसिड, उस ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप होता है वो कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज कुछ इस तरह से ये कोऑर्डिनेट है। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ऑफ ग्लूटामिक एसिड, वो कोऑर्डिनेटेड होती है जिंक एटम से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये जो और इसकी जो चेन होती है ये एक प्रोटीन चेन होती है इस तरह से। इसमें ये प्रोटीन चेन होती है और वो एक एग शेप बनाता है। ये एंजाइम आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एग शेप बनाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका एंजाइम का शेप कैसा होता है। ये एक एक्टिव साइट है एंजाइम की जिसमें जिंक एटम है +2 स्टेट में और उसका एनवायरनमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे 2 हिस्टिडीन, ये जो चारों तरफ इसके एक प्रोटीन चेन है। ये क्या चीज है? ये प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 307 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उस अमीनो एसिड्स में जो एक हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स होती है उसका इमिडाजोल रिंग का नाइट्रोजन एटम एक जिंक के साथ कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह दूसरी हिस्टिडीन अमीनो एसिड का इमिडाजोल रिंग का नाइट्रोजन एटम जिंक के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट होती है वो ऑक्युपाइड होती है किससे? कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप से कोऑर्डिनेटेड है और जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट होगी इसकी वो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्युपाइड होती है। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? ये एग शेप होता है, और बाहर की तरफ ये प्रोटीन चेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए का काम ये होता है कि ये प्रोटीन चेन की कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स को वो क्लीव कर देता है, ठीक है।
का क्या काम होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड की चेन कुछ अमीनो एसिड्स को वो क्लीव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखने वाली बात होगी कि जो जिंक एटम है, जिंक एटम और कोबाल्ट एटम, ठीक है, जिंक आयन और कोबाल्ट आयन की जो साइज होती है, आयनिक साइज वो ऑलमोस्ट सेम होती है। दैट इज जिंक एंड कोबाल्ट हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज। इन दोनों का साइज जो है वो सेम साइज होता है और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी दोनों का सेम होता है। इसीलिए इस एंजाइम से ये जो जिंक एटम है वो कोबाल्ट +2 स्टेट से रिप्लेस किया जा सकता है और इसकी जो एक्टिविटी है इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट किए बगैर ये CO2+ आयन जिंक को रिप्लेस कर सकता है। दैट इज zinc can be replaced by cobalt 2+ ion with retention of catalytic activity। तो हमें पता है कि जिंक 2+ आयन जो है वो कोबाल्ट से रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो जिंक है, जिंक 2+ आयन can be replaced by cobalt 2+ ion with retention of catalytic activity। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने पढ़ लिया, अब दोस्तों पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो हमें पता है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो होता है, जैसे नेम से ही पता लग रहा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये क्या करता है कि प्रोटीन के जो कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स होता है उसको वो क्लीव कर देता है। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव करता है, फंक्शन क्या होता है, इट क्लीव्स द कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड को ये क्लीव कर देता है। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होती है वो छोटे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रोटीन होती है वो छोटे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोटीन कैसे बनेगी, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज वो होता है CHR COOH। ठीक है, दूसरी तरफ होता है NH2, ये एक अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स में आपको मालूम है ये एक जनरल यूनिट होती है जिसमें R ग्रुप केवल वेरी करता है। ये एक अमीनो एसिड हो गई, इसी तरह दूसरी अमीनो एसिड होगी NH2 CHR COOH। एक और अमीनो एसिड हम लोग लिख लें, वो क्या हो जाएगा, NH2 CHR COOH। ये 3 अमीनो एसिड्स। अब इनको कंबाइन करके इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग डिहाइड्रेशन किया जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब करेंगे इन अमीनो एसिड्स का तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ऐसे सिमिलरली यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ऐसे H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो इसमें H2O मॉलिक्यूल -2H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद ये क्या यूनिट बना देगा, इसी तरह से ये पॉलीमराइज हो जाएगी, तो ये एक यूनिट बनाएगा क्या, NH2 CHR CONH। ये इसमें लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये होगा CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O OH। तो ये एक आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस प्रोटीन में 2 एंड है। एक एंड में क्या है, एक एंड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है,
जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है। तो वो प्रोटीन चेन का वो एंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक एंड पे, उसको हम लोग कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? सी टर्मिनल, सी टर्मिनल कहते हैं। और प्रोटीन का वो एंड जहां पे एमीन ग्रुप फ्री होता है उसको हम लोग कहते हैं एन टर्मिनल। एक हो गया आपका सी टर्मिनल और दूसरी तरफ क्या हो गया, एन टर्मिनल ग्रुप हो गया। अब इसमें ये जो लिंकेज होता है CuNH वाला, CuNH जो लिंकेज है इसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, क्या कहते हैं, एमाइड लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज होता है। तो प्रोटीन चेन्स में एमाइड लिंकेज होती है। अब इसमें अगर कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ए ऐड किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ए की प्रेजेंस हो, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ए, तो ये क्या करेगा, ये इन दो अमीनो एसिड्स को यहां से क्लीव कर देगा, ये वाला, दैट इज सी टर्मिनल जो अमीनो एसिड है, सी टर्मिनल एंड जो है उस एंड को ये क्लीव कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्लीव कर देगा तो ये क्या सिंथेसाइज होगा, NH2 CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR COH प्लस NH2, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ए का क्या काम होता है, दो प्रोटीन में दो एंड होते हैं, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिसको हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं, और एक तरफ एमीन ग्रुप होता है जिसको हम एन टर्मिनल कहते हैं। कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज क्या काम करता है, सी टर्मिनल अमीनो एसिड को बस ये क्लीव कर देता है, ठीक है, तो बस ये क्लीव कर देता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।